गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, हमारा जो लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति, उसमें हमने देखा कि भारत में जो वनस्पति का वितरण था वो कैसा था, कहाँ पे किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका अब आगे का हम देखते हैं कि वन संरक्षण के बारे में। तो वन संरक्षण क्या है? वनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का महत्व है। वन है ये हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक, ये हमें बहुत तरह से लाभ पहुंचाते हैं वन। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई। ठीक, उसके बाद 1988 में इस राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन किया गया। तो इस वन नीति के अनुसार सरकार है वो सतत पोषणीय वन प्रबंधन नीति पर बल देगी। ठीक, जिसका उद्देश्य क्या था, वनों का संरक्षण और विकास किया जाना था, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूर्ति की जा सके। तो वन नीति के उद्देश्य देखने अब हमें क्या क्या थे। तो देश में 33% भाग पे क्या है, वन लगाना। दूसरा, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, या जहाँ पे पारिस्थितिकी असंतुलन है उन क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर है जैव विविधता तथा उनका संरक्षण करना। जैव विविधता का क्या मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधे मिलते हैं, उनको जैव विविधता बोला जाता है। मृदा अपरदन को रोकना और मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना। बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण करना। ठीक, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, चारा, ईंधन आदि सब उपलब्ध करवाना। ठीक है, और पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना। ये सब क्या थे, वन नीति के उद्देश्य। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई वन नीति के उद्देश्य क्या थे। तो हमें ये 6-7 पॉइंट जितने भी हैं ये अच्छे से याद होने चाहिए। तो वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत पहला ही क्या था, सामाजिक वानिकी। दूसरा क्या था, शहरी वानिकी। तीसरा क्या था, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। अब ये होता क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा, और जो ऊसर भूमि है यानी कि जो बंजर भूमि है उस पे पेड़ लगाना। ठीक, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है। उसने पहला बांटा है शहरी वानिकी, दूसरा ग्रामीण और तीसरा फार्म वानिकी। अब इनके बारे में देखो क्या होता है। ये शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी एवं सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़क के दोनों ओर देखते हो, सड़क के बीच में देखते हो कि पेड़ लगे होते हैं। जैसे अपने यहाँ दिल्ली में, या तुम आते हो जाते हो कहीं भी तो देखते हो रोड के बीच में पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो किसका भाग है, शहरी वानिकी का भाग है वो। ठीक, ग्रामीण वानिकी में क्या है, कृषि वानिकी और समुदाय कृषि को वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसल एक साथ लगाना। ठीक, जैसे कि कई एरिया या कई गाँव में देखा होगा कि जैसे कि कीनू के या फिर संतरे के पेड़ लगा दिए जाते हैं, उनके बीच में क्या है, जगह को खाली छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में उसमें खेती की जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक साथ खेती और करना और पेड़ लगाना क्या है, कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है ये। अगला क्या है हमारा, इसमें फार्म वानिकी। फार्म वानिकी के अंतर्गत क्या है, किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं और वन विभाग इसके लिए छोटे मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों में मेड़, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जो जमीन है उन पर भी क्या है, पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये क्या आएगा, फार्म वानिकी में आएगा। अब आगे देखते हैं हम वन्य प्राणी। वन्य प्राणी हैं ये भारत के पास क्या है, एक महान प्राकृतिक धरोहर है वन्य प्राणियों की। ठीक है, भारत में जो संसार में जितनी भी जीव जंतुओं की जातियाँ पाई जाती हैं उसका 5 या 6% किस्में भारत में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो वन्य प्राणियों
हम धीरे धीरे देखते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी कि वन है उसका विस्तार कम हो गया है, यानी कि वन क्षेत्र है वो कम हो गया है। वन कम हो गया तो क्या है, जो वन्य प्राणी हैं वो भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे हैं या कई लुप्त होने के कगार पे हैं। तो वन्य प्राणियों की संख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है? एक तो औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण क्या है, वनों की दोहन गति तेजी से हुई है। दूसरा क्या है, खेती, मानवीय बस्ती, सड़क या तुम्हें कोई फैक्ट्री या उद्योग धंधा जो भी लगाना है उसके लिए क्या है, हमने भूमि को साफ कर दिया है और वनों को साफ कर दिया है, भूमि को साफ कर दिया है, जिससे वहाँ पे जो जीव जंतु थे वो या तो मर गए हैं या तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, वन्य प्राणियों के लिए खतरा है। तीसरा क्या है इसमें कि स्थानीय लोग हैं वो चारे और ईंधनों के लिए क्या है, पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे पेड़ हैं वो या वन है वो नष्ट हो रहे हैं। अगला क्या है, पालतू पशुओं के लिए या नए चारागाहों की खोज के लिए या अपने आवास बसाने के लिए क्या है, वनों को काटा जा रहा है। ठीक, जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की क्या है, प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। अभी जैसे पीछे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जंगलों में, तो बहुत सारे जीव जंतु मर गए थे। ठीक है, अभी कैलिफोर्निया में के जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे वहाँ के वन हैं वो भी जल रहे हैं और वहाँ में जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक, तो भारत में क्या है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भी क्या है, कानून बनाया गया। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ। ठीक है, और इसकी रूपरेखा क्या है, इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो अधिनियम के तहत अनुसूची में जो सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित किया गया था। ठीक है, जो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में बनाया गया था उसमें संशोधन 1991 में किया गया था। ठीक है, जिसके तहत सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने था, संकट जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण का प्रावधान था। जैसे कि अभी तुमने देखा हो एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस था, जिसमें तुम्हारा क्या था, फिल्म अभिनेता थे, उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था जिसके कारण उनको सजा हुई थी। ठीक है, तो वो क्या है, वन्य प्राणी अधिनियम के तहत आता है वो। ठीक, तो इस उद्देश्य से क्या है, देश में नेशनल पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्य और ये सब स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, इस उद्देश्य के तहत क्या है कि 1973 में जो शेर हैं हमारे यहाँ, उनके संरक्षण के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और हाथियों के बचाव के लिए 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में बाघों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बने रह सकें वैसे की वैसे, और हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है उसको भी संरक्षण मिल सके। ठीक है, भारत में जो शेर हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अब फिर से उनकी संख्या बढ़ गई है। तो भारत में अब प्रेजेंट में 2695 शेर हैं और सबसे ज़्यादा जो शेर हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, अभी 552 या 53 कुछ ऐसे शेर हैं। उसके बाद कर्नाटक में हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे शेरों की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। इसी तरह क्या है, 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए अभी हाथी जो एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया है, और हाथी है वो केरल और जो तुम्हारा साउथ इंडिया है ज़्यादातर वहीं मिलता है। अभी पीछे एक केस भी हुआ था हाथी का कि कोई हथिनी थी, उसको कोई विस्फोटक पदार्थ खिला के उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ भी बहुत दिन तक ऐसा ही कुछ चला था मामला। ठीक, क्योंकि हाथी है वो केरल का राजकीय पशु भी है। ठीक, तो इसके अतिरिक्त भारत सरकार है वो मगरमच्छ, हिंगूल और जो कस्तूरी मृग है वो हिमालय में पाया जाता है, उसके संरक्षण की योजना भी चला रही है। तो अब जो हमने पीछे नाम पढ़ा, जो नेशनल पार्क, जीवमंडल नीचे वगैरह, वो होते क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं और वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखते हैं। जीवमंडल नीचे या आरक्षित क्षेत्र है, ये एक विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है,
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम मैप के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जीवमंडल नीचे के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, संरक्षण, विकास और व्यवस्था। ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं जीवमंडल नीचे के, यानी कि जीव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पर्यावरण का विकास और मेलजोल, और तीसरा है व्यवस्था, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, ठीक है। तो जो नीलगिरी जीवमंडल नीचे है ये कहाँ पे है, देखो मैप में, ये है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी पढ़ी थी तुमने, ये केरल और कर्नाटक की जो सीमा है वहाँ पे है, ये जीवमंडल क्षेत्र है, ठीक है। तो इसकी स्थापना है वो 1986 में की गई थी। यह भारत का पहला जीवमंडल नीचे है। इस नीचे में वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, यानी कि ये जो इसके आसपास नाम दिए गए हैं, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर का सारा वन का क्षेत्र है वो आता है। यहाँ पे साइलेंट वैली भी है, ठीक है। सिंधुवनी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस जीवमंडल नीचे का कुल एरिया कितना है, 5520 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो जो नीलगिरी जीवमंडल नीचे है उसमें विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रियाओं द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पतियाँ और सूखी झाड़ियाँ, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, ये तुमने पीछे भी पढ़ा था कि सोलास किस प्रकार के वनों को बोला जाता है कि जो थोड़े से ऊंचाई पे स्थित होते हैं, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र, ये सब शामिल हैं। और यहाँ की 2 संकटापन्न प्रजातियाँ हैं, नीलगिरी ताहर और शेर की दुम वाले बंदर। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि इनका संरक्षण के लिए ही ये क्षेत्र है, ये जीवमंडल नीचे में बदल दिया गया है। इस जीवमंडल नीचे की स्थलाकृति है वो उबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से 250 मीटर से 2650 मीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी जीवमंडल नीचे है, ये उत्तराखंड में है, जिसमें ये वहाँ के ज़िले हैं, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सब ज़िले हैं। ये सब मिला के नंदा देवी का जो जीवमंडल नीचे है उसमें इनके एरिया ये आते हैं। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड, लैटिफोली, ठीक है, ऑर्चिड, रोडोडेंड्रन, ये सब शामिल हैं। उस जीवमंडल नीचे में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, ठीक है, स्नो लेपर्ड, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मर्ग, सुनहरा बाज, काला बाज, ये सब पाए जाते हैं, ठीक। अगला है सुंदरवन जीवमंडल नीचे। सुंदरवन का डेल्टा भी है, ये कहाँ पे है तुम्हारा, पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है ये वाला जीवमंडल नीचे। इसका एरिया कितना है, 9630 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंग्रोव वन है, अनूप है, वनाच्छादित द्वीप है। यहाँ पे फेमस क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली, एक श्रिम्प मछली है, ये को आश्रय प्रदान करती है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक। आगे है तुम्हारा क्या, मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1 लाख से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पे स्थित है। समुद्री जीवों की विविधता के मामले में यह विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। और इन पर अनेक ज्वार नदमुखी, पुलीन, तटीय पर्यावरण और ये प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप, मैंग्रोव आदि पाए जाते हैं, ठीक। तो ये यहाँ की विशेषताएं होगी इन जीवमंडल नीचे क्षेत्रों की। अब ये मिलते कहाँ कहाँ हैं जो हमने पढ़े हैं, तो ये इंडिया के मैप पे दिखाने हैं। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे कौन सा पढ़ा था हमने, नीलगिरी ये, ठीक है। मन्नार की खाड़ी वाला पढ़ा था ये, और एक पढ़ा था हमने इधर सुंदरवन का, ठीक है। इसके अलावा ये मैप पूछा जाता है कि पंचमढ़ी है, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी तुम्हारा जीवमंडल नीचे है। अचनकमर और अमरकंटक है, ये भी तुम्हारा मध्य प्रदेश में है। सिम्पलीपाल है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। कंचनजंगा है, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा ये ऊंची चोटी भी है, और कंचनजंगा ये क्या है, जीवमंडल या आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। डिब्रू साइकोवा ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। मानस कहाँ है, असम में। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है तुम्हारे जीवमंडल नीचे, तो ये मैप कॉपी में बनाना है और ये याद भी करना है। ठीक, और ये जो 4 दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। जैसे ये टेबल दी गई है, इसमें सभी का नाम दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। और जैसे नीलगिरी, ठीक है, तो ये कहाँ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तीनों की सीमा पर है। ये नंदा देवी है, ये कहाँ है, इसमें उत्तराखंड में। नोकरेक जो पीछे मैप पे अभी दिखाया है मेघालय में है। मानस कहाँ है, असम में। सुंदरवन कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये वाला कहाँ है, तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहीं है। सिंपली पाल कहाँ है, उड़ीसा में। डिब्रू साइकोवा ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है तुम्हारा, ये देखो ये असम में दिया गया है। कंचनजंगा है ये सिक्किम में दिया गया है। पंचमढ़ी है ये मध्य प्रदेश में है। अगस्त्यमलाई है केरल में। और ये तुम्हारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये ही हमने पीछे मैप में देखे हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये वाला लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। ये वाले अच्छे से पढ़ने हैं तुम्हें।